नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल. Friends, today we will talk about the third lecture of class 12th, organism and population. Friends, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था रिस्पॉन्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेगुलेट क्या है. हम लोगों ने उसी में समझने की कोशिश की थी फिर अडाप्टेशन के बारे में, और उसके कई सारे फैक्टर्स हम लोगों ने देखा था. उसी क्रम में हम आज बात करने वाले हैं कि आखिर पॉपुलेशन क्या है. क्योंकि वहां कल हमने पॉपुलेशन भी देख रखा है, लेकिन यहाँ थोड़ा पॉपुलेशन और अच्छे स्तर पर देखने वाले हैं. आपको पॉपुलेशन मैंने वहां भी बताया, यहाँ पर भी यही बात होगी. पॉपुलेशन क्या कहता है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज, किसी स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म जब एक पर्टिकुलर एरिया में मौजूद हो और आपस में इंटरेक्ट करते हो, इवन इन ब्रीड करते हो एंड प्रोड्यूस देयर प्रोजनी, अपनी प्रोजनी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करके अपनी संख्या को बढ़ाने का काम कर रहे हैं. पॉपुलेशन बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे 10 हो सकता है, जैसे बर्ड्स वगैरह में किसी वेटलैंड पे मात्र 10 बर्ड्स आते हैं, या मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस ऑन द अर्थ. इन्हीं सारी बातों को हम पॉपुलेशन में डिस्कस करेंगे. फिर हम समझ लेंगे इसी में कि इकोलॉजी क्या है उसका, उसके बारे में देखेंगे. फिर उसके बहुत सारे फैक्टर आज हम देखने वाले हैं. तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना स्किप के देखिएगा. स्मॉल बहुत छोटा वीडियो होगा लेकिन टॉपिक बड़े जबरदस्त इसमें है, इसीलिए वीडियो को आप तनिक भी गैप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे. अपना नोट्स निकाल लीजिए. आइए शुरू करते हैं, जिसमें हेडिंग आप डाल लीजिए पहले पॉपुलेशन. ठीक है, तो पॉपुलेशन में हम डिस्कस करेंगे. पॉपुलेशन इंक्लूड, जो पॉपुलेशन है, population include all the member of a species that are found in a particular area. आपस में वो क्या करते हैं, वहां पर इंटरेक्ट करते हैं. इंटरेक्ट करने के बाद वहां पर आपस में क्या करेंगे, इनब्रीड करते हैं, जिससे क्या होगा, इंक्रीज देयर प्रोजनी. भाई अपनी संख्या को, दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि हम अपनी संख्या बढ़ाएं. इंसान नहीं चाहता कि अपनी संख्या बढ़ाते रहे. धरती पे इंसानों का भरमार पड़ा हुआ है, अलग अलग वैरायटी को देखने को मिलेंगे. कुछ भुर्राहा टाइप के हैं, हाँ कुछ भुर्राहा है, कुछ काले हैं, नीले हैं, जूनी कलर के हैं. तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ द मिलेनियम का कमाल जो आप देख पाते हैं, उनके रंग रूप, उनका मॉर्फोलॉजी कैसा है, ये तमाम चीजें जो हम देखते हैं, ये हमारा क्लाइमेट हमको डिफाइन करता है. और है तो हम लोग सेम स्पीसीज है ना, होमोसेपियंस के बने हुए हैं. ये वही चीजें हैं, ये अर्थ पे सबसे ज्यादा, तो मिलियंस ऑफ स्पीसीज दिखाई पड़ेंगे पॉपुलेशन के, वो भी आगे आएंगे अभी. चलिए, इसमें इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा. आगे इसमें देखेंगे दोस्तों, ये जब इतना ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि ये लोग कॉम्पिटिट करते होंगे. क्या करते होंगे, कॉम्पिटिट्स करते हैं. क्या करते हैं, कॉम्पिट्स करते हैं. अब ये क्या करेंगे, कॉम्पिट्स किस लिए, फॉर सिमिलर रिसोर्सेस. सिमिलर रिसोर्सेस मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, जैसे कि फूड के लिए. भाई बहुत सारा, हम जैसे इंसान हैं, पहले 20 लोग थे, अनाज बहुत ज्यादा था, आराम से खाते थे. आज 20,000 लोग हैं, अनाज वही है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है. तो आज कंपटीशन हुआ खाने में, समय से पहुंच जाएंगे, पहले खा लेंगे, जो मिलेगा उतना खा लेंगे, चाहे जैसा बना हुआ सब खा लेंगे. तो ये क्या है, कॉम्पिटिट कर रहे हैं हम लोग फूड के लिए, क्योंकि हमारी संख्या क्या बढ़ती जा रही है. इसी हिसाब से ऑर्गेनिज्म में फॉलो करता है. अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो पॉपुलेशन है भैया, हम इसको बता सकते हैं कि पॉपुलेशन हमारा बहुत ही स्मॉल हो सकता है. पॉपुलेशन स्मॉल हो सकता है, यानी जैसे कि 10 हो सकता है. ये आप देखेंगे जैसे कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स कहाँ पे, ऑन द वेटलैंड्स. वेटलैंड जो नम स्थान होता है उसको वेटलैंड कहते हैं. वहां पर चिड़ियों की संख्या 10 भी हो सकती है, या हम कह सकते हैं ये मिलियंस हो सकते हैं. मिलियंस हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन,
कहाँ पर? अर्थ पर। क्या मामला क्लियर है मेरी बातें यहाँ तक? ह्यूमन की संख्या आपने बताया, मैंने अभी क्लियर ही कर दिया सारी बातें। तो ये चीजें इसमें आपको हो सकता है, ये तीसरा पॉइंट बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगला, अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा पॉपुलेशन इकोलॉजी बता दूं, पॉपुलेशन इकोलॉजी, देखो बहुत ही स्मार्ट और बढ़िया पॉइंट है। इसका मतलब ये होता है कि ये इकोलॉजी का ऐसा ब्रांच होता है, किसका है ये? ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, जिसमें हम लोग डिस्कस किसका कर सकते हैं? जो लिंक करवाता है हमको, क्या करवाता है? लिंक होता है इकोलॉजी का, इकोलॉजी का टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड किसके साथ? एंड इवोल्यूशन। ये चीजें इसमें आपको बताने को मिलेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? तो कहिए साहब पॉपुलेशन तो पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी आप जानते हैं कि इंटरेक्शन होगा भाई, इसमें दोनों होंगे। इकोलॉजी में तो हम सारी बातें डिस्कस करेंगे ना, बायोटिक फैक्टर वगैरह सब इसमें देखेंगे। तो ये ब्रांच इकोलॉजी का एक, जिसमें ये लिंक करवाता है, दो चीज को आपस में जोड़ के रखता है। किसको किसको? इकोलॉजी को कहता है कि जो पॉपुलेशन इकोलॉजी को, उसको, यानी कि इकोलॉजी को जोड़ता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स और उसको इवोल्यूशन के साथ, कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इन सब चीजों का जब डिस्कशन होता है तब हम कहते हैं ये पॉपुलेशन की इकोलॉजी है, यानी उसकी पूरी डिस्कवरी हम कर रहे हैं, इकोलॉजी उसका जानना चाहते हैं पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन के सोर्सेस कहाँ कहाँ से, लिंक कहाँ से, उस बारे में जानने की जो ब्रांच है इकोलॉजी में, उसी को नाम दे दिया जाता है पॉपुलेशन इकोलॉजी, राइट। आगे चलिए, देखिए इसमें क्या कहेंगे। इसमें अब हम बात करेंगे, एक छोटा सा हेडिंग लेकर के मैं चलूं जिससे और क्लियर हो जाए। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, क्या नाम होगा इसका? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। अब अगर आपके दिमाग में आ जाए कि एट्रीब्यूट क्या है, तो हमारे जैसे, आप जैसे पॉपुलेशनों के गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, उसी को एट्रीब्यूट कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये क्या बताने की कोशिश करेंगे भैया इसमें, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में सिंपल बता देंगे, जैसे बर्थ रेट। क्या है इसका? बर्थ रेट। देखिए अर्थात ये बता रहा है कि इट रिफर द पर कैपिटा, पर कैपिटा, ओ आर आर द पर कैपिटा बर्थ ले लो, पर कैपिटा बर्थ, ओ आर आर यहाँ पर बता देंगे। जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स, बर्थ पर, बर्थ पर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। क्या समझ में आई बात यहाँ तक? जैसे एग्जाम्पल से बताऊं तो और समझ में आएगा भाई। पर कैपिटा में, पर क्षेत्र में कितना बर्थ हुआ है, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको जानना है कितना। जैसे मान लेता है, एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख के फिर इसको अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल में मैं बताऊं आपसे कि एक पॉन्ड है, तालाब है, ठीक है ना। इसमें कितने लोटस हैं, तो मान लेता हूँ कि इसमें 10 लोटस, 10 लोटस, ठीक है ना। अब इसमें 4 हमने और ऐड कर दिया, 4 और मोर इसमें ऐड कर दिया जाता है, या हम कह देते हैं कि इसको मैंने ऐड कर दिया, किसमें? इन ए ईयर। एक समय आया जिसमें हमने 10 लोटस तालाब में थे, उसमें 4 हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। जैसे ही आपने जोड़ेंगे, आप देखेंगे दोस्तों क्या होगा, देन हम इसका वो निकालेंगे, देन यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे, देन इसका जो बर्थ रेट होगा, अगर बर्थ रेट आपसे पूछा जाएगा तो कह देना 4/10। अर्थात पहले मेरे तालाब में 10 कमल के कुल पौधे थे, बाद में उस कमल के फूल में हमने 4 और जोड़ दिया, अर्थात इसका जो बर्थ रेट है 4/10 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो 0.4 पर लोटस पर ईयर, यानी हर ईयर में 0.4% के हिसाब से ये क्या हो रहे हैं, बर्थ ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। समझ में आ गया? अभी इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा। जैसे पूरे तालाब में कितनी मछलियां हैं ये कैसे काउंट करेंगे, पूरे गांव में कितना पॉपुलेशन है ये कैसे काउंट करेंगे, अभी बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ। तो ये हमने पहला दिखा दिया आपको बर्थ रेट के बारे में। दूसरा हम समझेंगे इसमें भैया कि डेथ रेट कैसे निकलेंगे। डेथ रेट, कितने लोग मर रहे हैं हर साल वो बताना है। तो इसमें सेम चीजें हैं, इट रेफर द पर कैपिटा, पर कैपिटा डेथ, पर कैपिटा
डेथ, या हम लिख सकते हैं कि जो डेथ होता है पर इंडिविजुअल, पर इंडिविजुअल, समझ में आया? कितने व्यक्ति हर बार हर साल मर रहे हैं उसी को तो जानना है ना भाई। तो ये हमारा डेथ रेट में आ जाता है। और इसी में थोड़ा देखेंगे सेक्स रेशियो क्या है। सेक्स रेशियो बहुत आसान है, ये आप तो जानिए भी क्या है। एक प्रकार से हम बता देंगे कि इट रिफर करता है किसको, एक रेशियो है किसका, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन पॉपुलेशन, इन ए पॉपुलेशन। जैसे मान लेता हूं कि आपको पता चला कि आपके गांव में पता लगा कि हमारे गांव में भाई साहब 800 लोग हैं। अब ये नहीं बताएगा कितने औरत है कितने मेल पुरुष, ये नहीं कंफर्म किया गया, बता दिया कि 800 हमारे यहाँ पॉपुलेशन है लोगों की, कहा गया ठीक है। अब हमको रेशियो निकालना था, हमको ये कंफर्म करना था कि सेक्स रेशियो क्या है। तो किसी ने कहा भैया देखिए 800 लोग तुम्हारे गांव में हैं, लेकिन उसमें से लगभग 400 महिलाएं हैं, यानी टोटल आप देखेंगे तो 400 फीमेल हैं। तो दिमाग में एक आइडिया आ गया ओवरऑल कि भैया 800 अगर लोग हैं और 400 मात्र महिलाएं हैं, तो यानी 400 इसमें क्या है, लड़के हैं। या अगर 1000 है 500 महिलाएं हैं, तो यानी 50-50% दोनों का रेशियो बन जाता है। तो इससे कह देते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो हमेशा मेल और फीमेल को आपस में दिमाग में रख के फाइंड आउट करते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए आगे देखेंगे। इसमें बर्थ रेट के बाद हम समझेंगे एज पिरामिड क्या है भाई। देखो एज पिरामिड, एज का कैसे पिरामिड तैयार करते हैं हम लोग, बहुत आसान है, ये भी आप जानते होंगे। एज पिरामिड का मतलब बस सिंपल समझिएगा कि ये एक स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करता है। क्या करता है, एक स्ट्रक्चर को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना, जहां पर एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, परसेंट में है ये, इंडी इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन एज, यानी एक पर्टिकुलर एज को कंफर्म दिमाग में रख करके हम लोग ये निकालते हैं। एक एक एज का ग्रुप होगा। जैसे हमको पता चल गया कि भैया 10% हमारे 20 साल वाले लड़के हैं, 15% 40 साल वाले हैं, तो सबके उम्र के लिहाज से उनका एक रेशियो तैयार करना। गांव में जो सूची तैयार की जाती है वो क्या है, ये तो निकालते हैं ना, एज पिरामिड बनाते हैं हम लोग। कह देते हैं इस गांव में भैया 1000 लोग हैं, जिसमें से 12 साल के नीचे रहने वाले 8% हैं, 20 साल के बच्चे उसमें लगभग 20% हैं। ऐसे करके सबका रेशियो निकाल लिया जाता है। इसी को हम बनाते हैं क्या, एज पिरामिड कहा जाता है। जैसे कि थोड़ा समय अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, देखना, पता नहीं ये वाला आपको थोड़ा समझ में आए कि ना आए, लेकिन देखिएगा इसको। जैसे यहाँ पर मैं 3 चीज लेता हूँ, देखो मैं लेता हूँ यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, फिर यहाँ पर एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पर रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, और एक मैं ले लेता हूँ प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक ना। ये 3 हमने यहाँ पर एक ग्रुप बना दिया एज पिरामिड तैयार करने के लिए। हमको पता लगा कि भैया पोस्ट वाले में ये होता है कि ये सब बेचारे बालक हैं, ये सब बालक हैं। क्या है, ये सब छोटे छोटे लड़के हैं, इनके अंदर रिप्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं है। अर्थात ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर इस एरिया को हम कहते हैं कि ये क्या है, एक्सप्लेंडिंग पॉपुलेशन कहा जाता है। एक्सप्लेंडिंग पॉपुलेशन कहते हैं, यानी कि इसमें हम बता दें कि देयर इज नो वीकेंड विल रिप्रोड्यूस, यानी ये फ्यूचर में हम कह सकते हैं, फ्यूचर में इन ये भविष्य में तो आगे प्रोड्यूस करेंगे ना भाई। आज लड़का छोटा है तो जाहिर सी बात है कि 20 साल बाद वो लड़का रिप्रोड्यूस करेगा, है ना। यानी इसके रिप्रोड्यूस करने की फ्यूचर में जो एक कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा है, क्योंकि अभी ये सब किस अवस्था में है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में है। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं एक्सप्लेंडिंग पॉपुलेशन कहा जाता है। समझ में आया, जो अभी बालक अवस्था में है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव है, यानी जो अभी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। देखो जो अभी, देखो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं भैया ये स्टेबल है। क्या है ये, स्टेबल पॉपुलेशन है ये, ठीक है ना। पीपल विल टेक द पीस ऑफ द कंप्लीटली प्रोड्यूस वंस नो चेंज, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा, नो चेंज। और जो ये भाई साहब है प्री रिप्रोड्यूस, यानी जो अब अपने कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या करेंगे, अब ये पैदा वैदा कुछ नहीं करेंगे, अब इनकी जिंदगी बिल्कुल लास्ट स्टेज में है।
तो क्या इसमें कोई बदलाव दिखाई पड़ेगा? अर्थात हम कह देंगे कि अब ये पैदा नहीं करेंगे, यानी हमारे लिए क्या बन जाएंगे, एक प्रकार से हम कह देंगे डिक्लाइन है, घटेगा भाग्य, डिक्लाइनिंग, ठीक है ना, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इसकी क्वालिटी क्या होती है, ये लेस इन नंबर, सबसे कम होते हैं, लेस इन नंबर, यानी नंबर इनका धीरे धीरे कम हो जाता है, वही चीज इसमें लिखा है। समझ में आ गई थी बातें? आगे देखेंगे। यानी अब भविष्य में इनमें क्या फ्यूचर का क्या आप डिसाइड करते हैं, क्या पॉपुलेशन बढ़ सकता है? नहीं, तो फ्यूचर में बता देना इसमें पॉपुलेशन हमारा, पॉपुलेशन इन फ्यूचर कम ही होना है, अब इसमें आगे बढ़ने की उम्मीद इसमें मत करिएगा। समझ में आ गया? चलिए, अब इसमें ये तो बात रही कि पॉपुलेशन के विषय में थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर हमने एक ओवरऑल एक डिफिनेशन दे दिया, जिससे थोड़ा बहुत सीख मिल जाए कि हाँ पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की इकोलॉजी क्या थी। फिर हमने दिखा दिया कि पॉपुलेशन के जो एट्रीब्यूट है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जिसमें डेथ रेट, जिसमें बर्थ रेट, जिसमें सेक्स रेशियो, जिसमें एज पिरामिड, कैसे क्या कैसे कंफर्म करेंगे, वो सारी चीजें इसमें आपको दिखाया गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बता देता हूँ। चलिए भैया, अब इसमें हमने देख लिया कि बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, फिर हमने देखा सेक्स का पिरामिड वगैरह, यानी हम कह सकते हैं चार जो पॉइंट हमने देखा है, ये हमने अभी पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट में देखा है। उसका पांचवा गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है पॉपुलेशन का, वो आपके सामने है। पॉपुलेशन की साइज, या उसी को डेंसिटी बोलते हैं, कैपिटल एन। किसी भी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में उसकी जो संख्या है, उसकी जो नंबर है, उसी को तो हम बोलते हैं पॉपुलेशन साइज। जैसे हम एक क्षेत्र में हैं, पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ हम लगभग 1 बीघा जमीन है, उस जमीन में हमारे पास लगभग 500 लोग रहते हैं। तो हमारा नंबर पता चल गया ना, यानी हमारी पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, जो संख्या है, छोटे से एरिया में कितने लोग रहते हैं, वही तो उसकी डेंसिटी ज्ञात करना है। कम जगह बहुत ज्यादा लोग हैं, उसकी डेंसिटी बहुत तगड़ी आपको दिखाई पड़ती है। तो यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने स्पीसीज, कितने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन कितनी रहती है, वही उसकी डेंसिटी को डिफाइन करती है, ठीक है ना। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें सिंपल बताएंगे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है ना। कैसे इसको डिनोट करते हैं तो बता देना, डिनोटेड बाई कैपिटल एन। समझ में आई थी बात है? तो ये तब हमने डेंसिटी का डेफिनेशन लिख दिया। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलता हूं मैं। देखो भैया, जैसे आपने सुना होगा, एक है, आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, साइबेरियन। क्या आपने एग्जाम्पल देखा ये वाला, साइबेरियन वाला? भी कल ही तो बताया था, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन जो क्रेन्स होता है, ये आपने देखा था कहाँ पर था, ये जो ये भारतपुर में, भारतपुर में जो वेटलैंड होता था, वहीं पर तो आपको दिखाई पड़ा था। मैंने आपको बताया था ना कि साइबेरियन जो क्रेन्स होते थे, ये साइबेरिया से आकर के हमारे राजस्थान के भारतपुर जैसे नेशनल पार्क में, यानी उसके वेटलैंड पर आकर के बैठ जाते हैं और मजा काटते हैं। जब उस वहां का एरिया फेवरेबल हो जाता है, फिर वो कम बैक कर लेते हैं वहां पर। यानी सोचो, आए हैं यहाँ पर एंजॉय करने, जैसे भारत के लोग चले जाते हैं गर्मियों में कुल्लू मनाली शिमला, मजा काट करके फिर चले आते हैं। ऐसे ये भी लोग हैं, मजेली हैं, एंजॉयफुल हैं, एंजॉय करने में पीछे नहीं हटते हैं लोग। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग वेटलैंड पर वहां पाए जाते हैं, और इनकी जो संख्या है भाई साहब, इनकी संख्या बता देना कि टन से ज्यादा है, ये टन से ज्यादा दिखा दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं यहीं पर आपसे बात करूं, बट देयर कैन बी मिलियन ऑफ, लेकिन वहीं पर आप देखेंगे जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास, इसकी संख्या कितनी हो जाती है, मिलियंस। कितनी है ये, मिलियंस है। ये भी इस एग्जाम्पल के अंदर रखिए, मिलियंस। कहां पर है, इन ए पॉन्ड, एक तालाब है, तालाब में लेकिन क्लेमाइडोमोनास जैसी चीजें हैं, ये देखिए कितनी संख्या में है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि वहां वेटलैंड पर आने वाला साइबेरियन क्रेन की संख्या
ज़्यादा ज़्यादा 10 से ज़्यादा हो सकती है, उससे ज़्यादा थोड़े ना होगा। इनकी डेंसिटी आप समझ सकते हैं। अब वहीं पर क्लेमाइडोमोनास जैसे एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, उसकी बात करिए जरा की। मिलियंस एक पर्टिकुलर तालाब में, अब तालाब के अंदर मिलियन नंबर में संख्या प्लांट ये है, एल्गी जो भी है क्लेमाइडोमोनास, और वहीं पर साइबेरियन क्रेन की संख्या मात्र 10 है। तो डेंसिटी का फर्क पता चला, नंबर पता चला। तो नंबर किसका ज्यादा निकला? क्लेमाइडोमोनास का, ना कि साइबेरियन क्रेन का। तो यही तो मैं बताना चाहता था कि नंबर के आधार पर हम किसी स्पीसीज को हम डिफाइन करते हैं, उसके नंबर के आधार पर ही हम उसके पॉपुलेशन डेंसिटी को कन्फाइज करते हैं, समझ पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा कठिन है नहीं। कभी कभी कुछ केसेस में दोस्तों ये जो नंबर होता है, नोट करके चाहो तो ले लो, कुछ केसेस में, in some cases in some cases in some cases number is not important, number is not important। तो भैया क्या होगा? ठीक है ना? तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके होंगे, उस तरीकों को हम बताएंगे जिससे हम पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे। तो फिर आखिर तक पॉपुलेशन कैसे बता पाएंगे? पॉपुलेशन कैसे, अगर आप कह रहे हैं कि साहब नंबर कुछ केसेस में हम मायने नहीं रख पा रहे, ठीक है, मत रखो। तो नंबर नहीं करोगे तो क्या करोगे बाबू? हम आना है तब तुम कुछ गेस करोगे, यानी अब गेसिंग पावर चलेगा। अभी तक एक एक नंबर काउंट करोगे तो उसमें समय ज्यादा लग रहा है, परेशान हो जा रहे हैं, फिर भी नंबर सही है गलत है कंफर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक मोटा माटा हमको जानकारी तो मिल जाएगा अगर हम नंबर काउंट ना करें और थोड़ा सा अपना दिमाग हल्का सा खर्च कर दें और एक पैमाना बना दें, एक गैस कर दें, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा। तो हमने क्या यूज कर दिया इसके लिए भैया? देखो, हमने यूज कर दिया, पॉपुलेशन डेंसिटी को कवर करना है तो यहाँ पर सीधा आप उसके बायोमास को मेजर करेंगे। बायोमास, बायोमास को क्या करना है? मेजर्ड करना है। बायोमास को मेजर करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से और बढ़िया से बताऊंगा। देखो, जैसे क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया है और पर्टिकुलर एरिया में कितना बायोमास है, यानी कितने लिविंग्स उसमें आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे मान लो कि आप है सिंगल बनियान, एक सिंगल बरगद भी आपको दिखाई पड़ सकता है, सिंगल बरगद का पेड़ जो ट्री आपको यहाँ पर दिखाई भी पड़ सकता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे बायोमास बायोमास ऑफ 200 से प्लस आपको कैरेट ग्रास भी दिखाई पड़ता है। समझ में आया क्या? इतनी ज्यादा, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? यानी हमको ये पता चला कि यहाँ एक बायोमास है, जैसे एक जंगल मान लीजिए, जंगल में आपको दिखाई पड़ा कि भैया मात्र एक बरगद का पेड़ है, यानी उसका बायोमास, उस बायोमास में उस स्पीसीज की नंबर मात्र एक है। वहीं पर हमने देख लिया कि यहाँ कैरेट ग्रास जो है वो 200 नंबर में है। तो टोटल बायोमास को काउंट करके हम उस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम एनिमल्स में अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करें तो देखो कैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे मैं छोटा सा, ये मान लो तालाब है, ठीक है ना, तालाब है, ध्यान से समझना, बहुत मजा आने वाला है इसमें। एक तालाब है, हमने कहा भैया इस तालाब में कितनी फिश है? तो भाई अब हम एक एक तालाब में एक एक मछली को काउंट थोड़े ना कर पाएंगे, वो तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है। तो हमने कहा यार बड़ी दिक्कत है, मछली को कैसे काउंट करेंगे पूरे तालाबों में? तो कहा गया अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, क्या तुमको ये पता है कि कितने स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है? तो किसी ने कहा हाँ पता है, बता देंगे हम। तो कहा गया बताओ। तो कहा गया भाई साहब ये पूरा का पूरा मान लो कि ये 60 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, इतने में बता दिया। कहा अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, तुम इसके 60 मतलब जितना भी है, हमने इसके छोटे से एरिया में, जैसे मान लो कि हमने इसका 10% को निकाल लिया और ये टोटल का है इतना, मान लेता हूँ कि ये 60% है, ये 60% एरिया है पूरा, और हमने 10% का छोटा सा एरिया फाइंड आउट कर दिया। छोटे से फाइंड आउट करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा और पूरे के पूरे तालाबों में उस बायोमास में या उस स्पीसीज को काउंट करना काफी आसान हो जाएगा, दिमाग का भी कम यूज लगेगा, ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। हमने इस 10% को काउंट कर लिया और सपोज बना दिया कि हाँ वैसे भी 10% में हमको दिखाई पड़ा है कि जो फिश होगा, ये जो फिश है कहाँ पर, इन ए पॉन्ड। हम इसको काउंट जब कर रहे हैं तो काउंट करते समय हमें पता चला कि इस स्मॉल एरिया में मान लेते हैं कि जैसे टोटल मान लो कि 5000 मिला हमको, 5000 फिश मिली है।
कहाँ पर, ये 10% का वैल्यू है, ध्यान देना, इतने का एरिया इतना हो जाएगा। अब जरा हमको ये बताना बाबू कि अगर 10% में एक स्मॉल एरिया में, अर्थात हमने फिश को काउंट करते समय बताया कि इसमें 5000 मछलियां निकल कर आई हैं। अब दिमाग में आ गया तो टोटल कितना है तालाब, कहा गया था ये तो 60% है भैया, जितना भी दायरा है, जितना एरिया उसका 60% है। तो हमने दिमाग लगाया कि अगर 10% में, 10% में हमें पता लगा 5000 है, तो अब हमको ये पता चल जाएगा कि 60% निकालना है, तो इसको 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका इसको 30 कर देंगे, और यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 1 5, 3 2 5, देखो इकाई दाएं सैकड़ा हजार लाख 3 लाख, 3 लाख, ओ माय गॉड। यानी 60% दायरे में फिश की वैल्यू को हमने कंफर्म कर लिया। तो ज्यादा वर्क मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, छोटे से दायरे से आप कन्फाइन कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि कितना है। अगर छोटे से दायरे में पता चल गया तो पूरे का पूरा एरिया आपको कंफर्म जो पहले से पता है, तो मल्टीप्लाई करके निकालो, मैथमेटिक्स लगाओ इसमें। तो ये चीज इन्होंने कहा कि नंबर कब तक वैल्यू है, नंबर तो चलो ठीक है, आज हमने काउंट कर लिया कि हाँ इस तालाब में हमने 20 मछलियां कल छोड़ी थी, तो 20 से होंगी इसमें, आज पता हो गया, आज हुई, 1 साल बाद आओगे तो क्या 20 से रहेंगी, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। अब आपका नंबर मायने नहीं रख रहा है 20 वाला। अब आपको थोड़ा अपना दिमाग लगा के एक छोटे से दायरे को, एक स्मॉल एरिया में उस स्पीसीज को काउंट कर लीजिए, ताकि हम बड़े से एरिया को काउंट करने में हमको काफी आसानी मिल जाए। ये चीज क्लियर हुआ होगा, आई होप मजा आने वाला है, इसमें आया होगा समझ में। चलो आगे देखो इसमें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, अगला हेडिंग होगा हमारा भाई, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है क्या है, ये बहुत सिंपल है। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ आप जानते हैं दोस्तों कि अगर अगर आपने पॉपुलेशन फ्लोरिश को बढ़ा दिया, पॉपुलेशन जो हमारा फ्लोरिश होगा, इस फ्लोरिश को हमने क्या किया, बढ़ाया, यानी पॉपुलेशन की अगर फ्लोरिश बढ़ जाएगी, नंबर बढ़ी, तो आपको फूड क्या करना पड़ेगा, फूड की संख्या देनी पड़ेगी भाई। अगर 4 लोग थे तो आज थोड़ा खाते थे, आज 44 लोग हो, तो खाना की संख्या बढ़ेगी नहीं। तो ये जो पॉपुलेशन फ्लोरिश अगर बढ़ा है, तो फूड की संख्या निश्चित है कि ये बढ़ेगा। अब जब फूड की संख्या हमने बढ़ा दिया है, तो आपको जो डर लगेगा, फियर, किससे, फियर ऑफ प्रीडेटर्स, यानी जो आपका शिकार करने वाले हैं, उस शिकार करने वाले से आपको दहशत कम रहेगा। जैसे घर में लड़ाई कहीं गांव में होती है, अगर आप अकेले हैं तो आप डरे रहेंगे हमेशा, लेकिन सोचिए आप जैसे 20 लोग आपके साथ हो रहे हैं, अब आप डरेंगे नहीं, डरेंगे, क्योंकि आपका संख्या बढ़ चुका है। आप प्रेडेटर से डरे वरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, गिरा के काटेंगे उनको आप, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिला कि प्रेडेटर्स, अगर फियर जो होगा हमारे प्रेडेटर से कम हो जाएगा, हम डरे वरेंगे नहीं किसी से, है ना। जिससे हमें एक गुड वेदर भी मिल जाएगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक गुड वेदर, गुड वेदर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें चार बेसिक आप देखेंगे तो प्रोसेस होते हैं, 4 बेसिक प्रोसेस होते हैं, जो क्या करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, फ्लक्चुएट्स करते हैं किसको, पॉपुलेशन डेंसिटी को, अर्थात एन को। तो 4 यानी पॉपुलेशन की संख्या, नंबर को, डेंसिटी को प्रभावित करने वाले 4 कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, नाम लिख देता हूं, ध्यान से देख लेना। एक को बता देना यहाँ पर, यहीं पे सीधा लिखता हूँ, देखो पहला बता देता हूँ, इसका नाम देते हैं इमिग्रेशन। क्या हो जाएगा ये, इमिग्रेशन। अब आप सोचेंगे इमिग्रेशन क्या है, जिसको आई से लिखा जाता है, ध्यान से देखना, इमिग्रेशन अर्थात हम कहेंगे बाहर से, जैसे हमारे एक टापू है, टापू पे 100 लोग हैं, और बाहर से 100 लोग और आ जाएं, या 500 लोग आ जाएं, तो हम प्रभावित हो जाएंगे, हमारे यहाँ खाना पीना रिसोर्सेज कम पड़ने लगेगा। इमिग्रेशन माने जो हम इनसाइड और लेते हैं लोगों को, ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ जो आते हैं, तो इमिग्रेशन में सीधा बता देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, कमिंग इनसाइड, कमिंग इनसाइड, इनसाइड ए हैबिट या हैबिटेट, एक हैबिटेट में और लोगों का आना, इसको बोलते हैं इमिग्रेशन, कहते हैं, आई से लिखा जाता है। दूसरा हम बता देंगे इसमें, क्या लिख देंगे इसमें, दूसरा इसमें बताओ भैया, नेटेलिटी, नेटेलिटी को कैपिटल बी से लिखा जाता है, ध्यान से देना, अर्थात इसमें बताएंगे कि इसमें जो बर्थ होगा किसका, बता देंगे कि बर्थ इन ए पॉपुलेशन,
birth in a population during given time। एक समय दिया रहेगा, उस समय के अंतर्गत कितने पॉपुलेशन का जन्म होता है, इसी को हम लिखते हैं नेटिलिटी कहते हैं, कैपिटल बी कहते हैं। ध्यान से समझिए, चारों फैक्टर को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। एक हो जाएगा हमारा इमिग्रेशन, तीसरा ये इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन है बाहर होने वाला, इमिग्रेशन, या इसी को हम लोग एग्जिट भी कहते हैं, ध्यान देना, बाहर निकलना, अर्थात इसको ई से लिखा जाता है। क्या कहता है ये? एग्जिट फ्रॉम एन हैबिटेट, किसी हैबिटेट से बाहर हो जाना, एग्जिट फ्रॉम एन हैबिटेट। समझ में आ गया इतनी बात है? चलिए, ये हो गया तीसरा। एक चौथा फैक्टर और बता देंगे, माई, एक चौथा बता देंगे माई, या इसमें ऐसा लिखे माई ना लिखे, मोरलिटी वाला MORTALITY, मोरलिटी। मोरलिटी मतलब इसको लिखेंगे डी से, ध्यान से देखना, अर्थात डेथ इन ए पॉपुलेशन, कि उस पॉपुलेशन में कितने डेथ हो चुके हैं उसकी बात करेगा ये। तो लिख देंगे हम लोग डेथ ए पॉपुलेशन, डेथ डेथ इन ए पॉपुलेशन लिख देना पर, डेथ इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर समय में कितने लोग मर गए हैं, इसी को तो हम बोलते हैं ना मॉर्टेलिटी कहा जाता है। ये फार्मूला जरूर याद रखना, अभी इसका काम आएगा, मैं बताऊंगा भी, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, मॉर्टेलिटी क्या है। अब आपके दिमाग में यही चार फैक्टर हैं, यही चार प्रोसेस हैं जो आपके पॉपुलेशन डेंसिटी को या नंबर ऑफ पॉपुलेशन को डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे। किसी की संख्या घट गई, अगर लोग ज्यादा चले गए तो दिक्कत है, ज्यादा आ गए तो दिक्कत। अब इसमें कौन पॉजिटिव रोल अदा करेगा, कौन नेगेटिव रोल अदा करेगा, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है भैया? कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए, आई होप समझ में आई बात। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा मैं कहिए तो दो तीन पॉइंट इसमें बता देता हूँ, आप लिख लीजिए तो और बढ़िया रहेगा। देखो, अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन की बात करें भैया, ठीक है ना, अगर नोट टाइप का बना लीजिएगा, एक नॉर्मल कंडीशन अगर आपके सामने हो, नॉर्मल कंडीशन अगर मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो बर्थ है और जो डेथ है ना, ये आप देखेंगे मेजोरिटी मेजोरिटी अफेक्ट प्रभावित करते हैं, मेजोरिटी अफेक्ट पॉपुलेशन पॉपुलेशन डेंसिटी। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जन्म होना और मृत्यु होना, अगर जहां पर एक नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल अवस्था है बहुत, मतलब जैसे मान लो कि किसी एक मान लो कोई देश है, देश में मात्र हमारे पास मान लेते हैं कि 10 लाख, ठीक। अब 10 लाख में नॉर्मल कंडीशन है, 10 लाख है, और उसमें अगर लोग ज्यादा मर रहे हैं, ज्यादा पैदा हो रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। ज्यादा मर गए, पता पता चला 10 लाख में मात्र 50,000 बचे हैं, देश को खतरा। 10 लाख थे, 1 करोड़ हो गए हैं, तो भी खतरा, रिसोर्स कहाँ से लाओगे, खाएंगे क्या, बिन खाए वैसे मर जाएंगे। तो ये नॉर्मल कंडीशन के लिए बड़ा खतरनाक है, और ये सब मिल करके कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की डेंसिटी को प्रभावित तगड़ा करने वाले हैं। ये पहली बात, आई होप कि समझ में आया, इसी आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर हम देखेंगे कि एक न्यूली कंट्री में आई है, एक न्यूली कंडीशन अगर, या न्यूली कॉलोनाइज बना दीजिए, कॉलोनी टाइप बना दीजिए, कॉलोनाइज हैबिटेट ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पर मेन रीजन क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगा। ग्रोथ किसका होगा? ग्रोथ इज लिमिट है, ग्रोथ इज लिमिट, या बता दें ग्रोथ लिमिट मत बताइए, इसको इमिग्रेशन दिखा दीजिए, इमिग्रेशन। तो ये इमिग्रेशन जब हो जाएगा एज एज तो क्या हो जाएगा, ए न्यू हैबिटेट, एक न्यू हैबिटेट। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो बर्थ होगा या जो डेथ होगा, बर्थ एंड डेथ ये लोग क्या करेंगे, टू लेस, टू लेस। मतलब ये कहना क्या चाहता है ये पॉइंट, ये बता रहा है कि आप एक न्यू कॉलोनी हैबिटेट बना दीजिए, मतलब आप अपने यहाँ एक कॉलोनी वाला हैबिटेट बना दीजिए, यानी कि खूब ज्यादा संख्या बढ़ा दीजिए,
और संख्या बढ़ जाने पर भी तकलीफ होगा, दिक्कत होगा, जो पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करेगा, जिससे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा न्यूली हैबिटेट को बर्थ या डेथ होने से। तो ये सब चीजें क्या करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, जिससे पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। समझ में आई बात? तो चलिए इसका सॉल्व लीजिए, फिर एक लास्ट बताता हूँ, फिर आज का लेक्चर यहीं पर रोकेंगे। चलिए भैया देखिए, इसमें हमने एक चीज बना दिया है। अब पॉपुलेशन जो भी मैंने बताया था उसी का एक इक्वेशन तैयार कर दिया है यहाँ पे। ये क्या बना दिया मैंने, एक इक्वेशन यहाँ पर रेडी है। क्या कहता है इक्वेशन? इक्वेशन में मैंने लिखा एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी प्लस ब्रैकेट में बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। अब समझने वाली बात ये कि भैया ये है क्या। जब आप एन टी में प्लस वन कर देते हैं, इसको बोलते हैं फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी। अभी यानी हमको ये पता चला कि पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर है, कुछ है लगभग 20 है 22 है, ये हमने कह दिया, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पता हो गया। लेकिन जब आपसे कोई पूछे ऐसा है कि 20 या 22, कंफर्म बताइए सर, तब आप कहते हैं अच्छा अच्छा एग्जैक्ट बताना है, इसे देखते हैं अपना लिस्ट, कहते हैं सर 20। तो ये जो आपने बताया ये एग्जैक्ट बताया है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको एन टी प्लस वन से डिनोट किया जाता है, राइट। फिर देखेंगे एन टी क्या है, एक पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करता है, जो आपने बताया होगा। बी बर्थ, ऐड कर देंगे इमिग्रेशन ऑफ स्पीसीज, यानी जो इसमें और बाहर से लोग आए होंगे वो हमारे इस बर्थ में, जैसे मान लो किसी शहर में 50 लोग जन्म लिए हैं और पता लगा वहां पे 2000 लोग और आ गए हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो उन दोनों का जो सम होगा, इसको लिखा है इस ब्रैकेट में। अगले में जब इसमें घटाएंगे क्या, कितने लोग डेथ हो गए हैं, मरे कितने हैं वो देखो, और कितने लोग इमिग्रेट किए गए हैं, बाहर चले गए हैं। अर्थात मरने वाले और इमिग्रेशन वाले ये हमें नेगेटिव संकेत देते हैं, ध्यान देना। और ये हमारे लिए क्या है, ये पॉजिटिव है। ये दोनों समझ में आया। इक्वेशन बहुत ध्यान से समझना, कभी कभी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देगा, 3-4 देंगे, पूछा जाएगा कौन सा करेक्ट है। तो एन टी में प्लस वन जोड़ेंगे, वो फाइनल डेंसिटी होगी पॉपुलेशन की। एन टी के साथ जब होगा तो कहेंगे ये हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है, और कितने लोग यहाँ पर बर्थ लिए हैं, और बर्थ लेने के साथ कितने उसमें इमिग्रेट किए गए हैं, आए हैं, उनको जोड़ दो, उसमें घटा दो किसको, डेथ वाले को, और इमिग्रेशन यानी एग्जिट वाले को रिलीज कर दो, वहां से ऐड करके बाहर निकालो, दैट इज कॉल्ड एज द टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी। कंफर्म हो गई आपकी, समझ में आया? अगर बी प्लस आई, अगर ये वाला ज्यादा है बी प्लस ई के साथ, इससे यानी बर्थ लेने वाले आने वाले की संख्या ज्यादा है जाने और मरने वाले से, तो हम कहेंगे ये पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव संकेत हमें दे रहा है ये। लेकिन कहीं बी प्लस ई ये वाला ज्यादा हो गया ये जन्म लेने वाले से, तो हम कह देंगे ये पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, कम कर रहा है, था तो नेगेटिव संकेत हमें दे रहा है। समझ में आई बात? ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमने लिखा ग्रोथ मॉडल क्या है, हमने ग्रोथ का मॉडल कैसा होता है, दो लाइन ये भी देख लेंगे। लिखा है कि डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी, यानी ये हमारा जो यहाँ पर डी अपॉन एन अपॉन डी टी लिखा है, हमने इसको इज इक्वल टू कर दिया बर्थ में से रेट को घटा दिया डेथ को। कितने जन्म लिए हैं 100, कितने मरे हैं 20 लोग, दोनों को डिफरेंस लीजिए, ये हमने इज इक्वल टू कर दिया है, बीच में एन दिया है आपका। अब यहाँ पे बताया गया कि अगर हम बी माइनस डी को इज इक्वल टू बना देते हैं आर के सहारे, आर बना दें, आर यानी हम कह देंगे कि ये जो भैया हमारा यहाँ पर डी एन अपॉन डी टी होगा, अब ये हो जाएगा आर एन, यानी अभी तक हमने इसका वैल्यू रख दिया आर, एन तो रहेगा ही रहेगा। ये हो जाता है हमारा फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हो जाता है, ठीक है। यानी हम कहेंगे आर है क्या, तो देखो आर लिखा है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नेचर के द्वारा जो इंट्रेंसिक ग्रोथ हो रहा है उसको हमने आर से शो कर दिया है, ठीक है ना। ये हमारा होता है इंक्रीज। अगर ये आर नेचर के द्वारा जो इंट्रेंसिक ग्रोथ है अगर ये बढ़ेगा, तो ध्यान देना नेचर ने बढ़ाया है तो नेचर इसको रिप्रोड्यूस करवाएगा, तो नेचर कहेगा बेटा तुम्हारे अंदर रिप्रोडक्शन की ताकत में बढ़ाने वाला दे दूंगा। अर्थात डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन तो रहेगा रहेगा, लेकिन अगर ये ब्रैकेट में के माइनस वन के माइनस एन अपॉन के दे दिया जाएगा, तो एक नया ये फार्मूला तैयार हो गया। इस फार्मूले में के को बोलते हैं कैपेसिटी, अर्थात जिसमें ताकत होगा
इस अर्थ पे अपनी संख्या बढ़ाने की, अर्थात अपने को रिप्रोड्यूस करने की, वही इस धरती पे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का रूल फॉलो करेगा, वही सर्वाइव करेगा, वही एग्जिस्ट करेगा, बाकी सब समाप्त। सही है। तो इस आधार पर मैंने दो तरीका दिया, एक एक्सपोनेंशियल वाला ग्रोथ दिखाया, ये वाला पहला वाला, एक मैंने दिखाया जो हमारा लॉन्गिस्टिक ग्रोथ है, यानी ये वाला, ये लॉन्गिस्टिक ग्रोथ के बारे में बताता है। इन दोनों में थोड़ा सा एक लाइन और देख लीजिए। एक्सपोनेंशियल में कहता है कि नॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक नहीं, हाँ लेकिन पॉपुलेशन विल बी इंक्रीज, पॉपुलेशन बढ़ेगी। अनलिमिटेड आपके पास क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्स है। जब अनलिमिटेड रिसोर्स आपको मिल जाएंगे, खाना पीना रहना समय, तो आपकी संख्या तो बढ़ ही जाएगी ना। ये देखो, ये पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, आप यहाँ पर टाइम मिला है ज्यादा, तो ये हमारा डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, आर वन एक्सपोनेंशियल रेट जो है। जैसे एक समय दे दिया जाए कि भैया तुमको कुछ नहीं करना है, खाना है, पीना है, सोना है, इसकी पूरी भरपूर तुम्हें समय है और तुम खूब बच्चे पैदा करो। ऐसी अवस्था जब किसी को मिलता है तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के रूप में जाना जाता है। समझ में आया? जब आपको पूरी फ्रीडम, आजादी मिल जाए, खाओ पियो, एंजॉय करो, बच्चे पैदा करो, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ, रिप्रोड्यूस करो, ऐसे सिचुएशन जब किसी को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन। लेकिन सेम प्रोसेस यहाँ भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। ये कहता है फॉर द सम टाइम, कुछ समय के लिए लोग रहेंगे, बाकी समाप्त हो जाएंगे। कहेंगे ये रिसोर्स यहाँ बहुत ज्यादा है, खाना पीना रहना समय सब कुछ फिक्स, ले जाओ बेटा जितना चाहिए, बशर्ते, लेकिन कंपटीशन बड़ा तगड़ा है। किस बात का कंपटीशन? खाना पीना नहीं, कंपटीशन एग्जाम का, नीट का नहीं, कंपटीशन है इंक्रीज द स्पीसीज, अपनी संख्या को बढ़ाने का कंपटीशन है। जो बढ़ाएगा वही जिएगा। तो यहाँ देखिए, हु विल द रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस करने की क्षमता, काबिलियता रखेगा, दे कैन सर्वाइव ऑन द अर्थ, वही अर्थ पे रहेगा। अर्थात ये पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा कि घटेगा, ये आपके के पर डिपेंड करता है। के फॉर कैपेसिटी, ये लिखा डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन, ब्रैकेट में के माइनस एन अपॉन के, ये वाला, अर्थात ये हमारा कैपेसिटी वाला है, जिसको हम लॉन्गिस्ट ग्रोथ के नाम से जानते हैं। समझ में आया? के हजार कैपेसिटी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज पॉपुलेशन के विषय में समझ लिया है, जान लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो थोड़ा सा मेरा प्रयास रहा है आपको समझाने का, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के प्रति थोड़ा बहुत खरा उतरा होगा। और ऐसे ही बाकी बचे हुए लेक्चर, इसमें दो एक लेक्चर और बचे हैं, ये देखेंगे, फिर हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। और आशा करता हूँ कि इसी वीक्स में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप रिवीजन करते रहिए, अपना नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, जिससे आपको एग्जाम से कुछ समय पहले ज़्यादा कष्ट देखने को न मिले। जैसे ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है, फिर मैं इस पूरे क्लास 12 के बायोलॉजी का वन शॉट लेकर आऊँगा। वन शॉट हो जाएगा, जिससे आप लोगों का हर एक चैप्टर 50-55 नंबर में समाप्त होगा। एंड फाइनली फिर हम लोग इसका एक मैराथन क्लास करेंगे, जो भी होगा 5 से 7 घंटे का। उसके बाद इस चैप्टर से आपको थोड़ा बहुत निजात मिलेगा। ये करने के बाद आप मान कर चलिए कि आप शुरू से अंत तक अगर आप बने रहे हैं, तो आपको सबसे बेस्ट टॉप में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जो बच्चे मान लेते हैं कि अभी तक नहीं भी पढ़े होंगे, अगर ये वन शॉट वाला जो वीडियो हमारा सेशन चलने वाला है, बस कुछ ही दिन में, 10-15-20 दिन बाद, उस वन शॉट को अगर वो कैच कर लेते हैं, तो भी मान चलिए कि उनका भी कल्याण हो जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि हाँ वो फेल हो जाएंगे, वो भी पास हो जाएंगे। अच्छे नंबर में, अच्छे टॉप लिस्ट में आने की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ वो कह सकें कि हाँ एक सम्मानजनक नंबर के साथ वो भी पास हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।